हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 और जिसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन, उसमें अपना जो पहला टॉपिक था संबंध, उसके बारे में चर्चा करी थी। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने संबंध क्या होता है उसको समझने का प्रयास किया था। अभी इससे आगे बढ़ते हैं और अपना अगले टॉपिक पर चलते हैं। अभी इस चैप्टर का जो अपना अगला टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है द्वैआधारी संबंध। क्या बोलते हैं? द्वैआधारी संबंध, और इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन। तो पहले क्या होता है उस पर बात करते हैं और फिर उसके बाद उसको समझने का और प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि समुच्चय A में कोई संबंध R, यानी कोई समुच्चय है A, उसमें कोई संबंध R A क्रॉस A का उप समुच्चय होता है। आपको मैंने जब संबंध पढ़ाया था तो बताया था अगर दो समुच्चय हों A और B, उन दोनों का अगर हम क्रॉस करें यानी कार्तीय गुणन करें यानी A क्रॉस B ज्ञात करें तो जो A क्रॉस B प्राप्त होगा उसका जो उप समुच्चय होगा उसी को हम संबंध कहते हैं। उसी तरह से हमने यहाँ दो समुच्चयों की बात नहीं करी, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ एक समुच्चय जिसका नाम हमने नाम दिया है A। क्या नाम दिया है? A हो, B हो, C हो, कुछ भी हो सकता है। हमने अपनी परिभाषा में नाम दिया है A। तो हमने बोला हम जानते हैं कि समुच्चय A में कोई संबंध R A क्रॉस A का उप समुच्चय होता है और इसे A क्रॉस A के अवयवों के रूप में लिखा जाता है। आप जानते हैं जो उप समुच्चय होगा R संबंध वो क्या है? A क्रॉस A का उप समुच्चय है, तो A क्रॉस A के जो अवयव आएंगे उसी के रूप में लिखा जाएगा। समुच्चय A के युग्मों के रूप में प्राप्त संबंध को द्वैआधारी संबंध कहते हैं। यानी जो मैंने पीछे संबंध बताया था उसमें और इसमें अंतर सिर्फ एक ही चीज का है कि जो द्वैआधारी संबंध होगा उसमें दो समुच्चय नहीं होंगे। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हम एक ही समुच्चय की बात करेंगे। ठीक, एक ही समुच्चय हो और उसी का कार्तीय गुणन उसी के साथ किया जाए। यानी अगर A समुच्चय है तो A का कार्तीय गुणन A के साथ करेंगे तो A क्रॉस A प्राप्त होगा, और जो A क्रॉस A प्राप्त होगा उसका जो उप समुच्चय होगा उसी को हमने नाम दिया है संबंध। और जो संबंध प्राप्त हुआ उसको हमने, क्योंकि A क्रॉस A पर प्राप्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस संबंध को हमने नया नाम दे दिया द्वैआधारी संबंध। तो आप समझ गए द्वैआधारी संबंध क्या है? यानी इसमें दो अलग अलग समुच्चय ना होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही समुच्चय होगा। ठीक, अगला काम द्वैआधारी संबंध के प्रकार, यानी इसमें अपना अगला टॉपिक आता है कि द्वैआधारी अगर कोई संबंध है तो उसके क्या क्या प्रकार होंगे। तो प्रकार तो बहुत सारे हैं पर जो अपने यहाँ इंपोर्टेंट हैं हम उनको लेकर चलते हैं, सारे नहीं कुछ लेकर चलते हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ और संबंधों के बारे में बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं 3 संबंधों पर बात कर रहा हूं। द्वैआधारी संबंध के कितने संबंधों की बात कर रहे हैं? प्रकारों में 3 संबंधों की आज इस वीडियो में बात करते हैं। पहला है सममित संबंध। क्या है? सममित संबंध, और इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सममित संबंध और इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है पहले परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर समझने का प्रयास करते हैं। यदि x और y दो अवयव किसके हैं? A के, यानी कोई समुच्चय A हमने उसके दो अवयव लिए, एक का नाम x दिया और एक का नाम y दिया, और यदि किस प्रकार हो तो x और y, कल पिछली वीडियो में समझाया था x और y का मतलब x संबंध R द्वारा y से संबंधित हो, तब यदि y उसी संबंध R द्वारा x से संबंधित हो जाए, यानी कहने का मतलब x R संबंध द्वारा y से जुड़ा था, अगर y भी उसी संबंध R द्वारा x से जुड़ जाए, यानी स्थान हमने परिवर्तित कर दिया, संबंध वही रखा, संबंध में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, संबंध R था अब भी R रखा, सिर्फ हमने ये जो अवयव थे x और y उनके स्थानों को परिवर्तित कर दिया, x के स्थान पर y और y के स्थान पर x। अगर वही संबंध आ जाए तो ऐसी स्थिति में इस संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। यानी सममित संबंध में क्या हुआ? किसी समुच्चय के अगर हम दो अवयव लें तो पहले अवयव का जो संबंध दूसरे अवयव से हो, अगर उनके स्थानों को बदल दें तो दूसरे का वही संबंध पहले से हो जाए,
सममित संबंध कहते हैं। और परिभाषा भी दे रखी है, जैसे x, y अवयव हो r का, कोई क्रमित युग्म x, y है वो किसका अवयव है? r का। अगर हम इनके स्थान परिवर्तित करें, x के स्थान पर y, y के स्थान पर x, तो क्या आएगा क्रमित युग्म y, x। अगर y, x भी r के अंदर उपस्थित हो, यही बात लिखी है, अर्थात x, y r का अवयव हो, और यदि y, x भी r का अवयव हो जाए तो ऐसी स्थिति में संबंध r सममित संबंध कहलाता है। यानी हमने सिंपल लैंग्वेज में समझा कि सममित संबंध क्या है, कि अगर अवयवों के स्थानों का परिवर्तन कर दिया जाए और संबंध वही रखा जाए तो ऐसी स्थिति में उस संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। यानी परिभाषा एक और लिखी है, दूसरे शब्दों में जो संबंध x और y में है, यदि वही y और x में हो, अर्थात x और y के स्थान बदल दिए जा सके, तो संबंध सममित संबंध कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि सममित संबंध क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से और आपको सममित संबंध समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने पहला उदाहरण लिखा, संबंध बराबर, यानी हमने संबंध लिया बराबर, अंकों का बराबर होना या व्यक्तियों का बराबर होना, किसी चीज में हमने तुलना करी और हमने संबंध बनाया बराबर होना। तो हमने देखा संबंध बराबर सममित संबंध है। क्यों है? क्योंकि यदि a बराबर b है तो आप जानते हैं a के स्थान पर b और b के स्थान पर a रखेंगे, तो a के स्थान पर b और b के स्थान पर a रखेंगे तो कितना आएगा? b बराबर a। जब a बराबर b है तो गारंटी से b बराबर a भी होगा। तो यही बात हमने लिखी है, क्योंकि यदि a बराबर b तो b बराबर a होगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर स्थान परिवर्तित कर दिया जाए और स्थान परिवर्तित करने पर संबंध में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसी स्थिति में वह संबंध सममित संबंध कहलाता है। मैंने एक उदाहरण और लिया, देखिए संबंध x बड़ा है y से, हमने संबंध निकाला बड़ा होना। क्या होना? बड़ा होना। दो अवयवों के बीच में संबंध निकाला बड़ा होना। पहले बराबर था कि x बड़ा है y से, सममित नहीं है। क्यों नहीं है? स्थान परिवर्तित करो, x के स्थान पर y, y के स्थान पर x, तो यही तो आएगा। क्योंकि यदि x बड़ा है y से और स्थान हमने परिवर्तित किए तो आप देखेंगे y, जब x y से बड़ा है तो आप खुद सोचिए, जब x y से बड़ा है स्थान परिवर्तित करें, क्या y x से बड़ा होगा? नहीं होगा। बराबर हो सकता है, अगर x बराबर y है तो y बराबर x होगा नेचुरली, पर अगर x बड़ा है y से तो कभी भी y x से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि y तो x से छोटा है ना, तो y हमेशा x से छोटा होगा। यानी स्थान परिवर्तित करने से हमारा संबंध परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ जबकि हमारी डेफिनेशन क्या थी, अगर अवयवों के स्थानों को परिवर्तित कर दें संबंध में कोई परिवर्तन ना हो। जबकि आप देखते हैं अगर x बड़ा है y से, तो यानी x बड़ा है y से, तो इसे हम दूसरे वे में भी बोल सकते हैं कि y छोटा है x से, पर हम स्थान परिवर्तित करें, चिन्ह वही रखें, तो आप देखते हैं यह संभव नहीं है। तो स्पष्ट है कि दिया गया संबंध सममित संबंध नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सा संबंध हम सममित है और क्यों नहीं है, हमने उस पर भी चर्चा करी। क्यों है उस पर भी चर्चा करी, और बहुत सारे आप उदाहरणों के माध्यम से सममित संबंध को समझ सकते हैं। मेरा अगला जो संबंध का प्रकार आते हैं उसमें है स्वतुल्य संबंध। कौन सा? स्वतुल्य संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं। समुच्चय A पर संबंध R इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो, तब संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है। मतलब अगर कोई समुच्चय A, उसका अवयव कोई हमने चुना, अगर वह अवयव संबंध R रखता हो, किसके साथ रखता हो? स्वयं के साथ रखता हो। अगर किसी अवयव का संबंध स्वयं के साथ हो तो ऐसी स्थिति में संबंध स्वतुल्य कहलाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में खुद का संबंध खुद के साथ हो। ठीक, यही बात लिखी हुई है। समुच्चय A पर संबंध R इस प्रकार होगा, A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो, स्वयं के साथ ही जुड़ा हुआ हो संबंध R द्वारा, तो ऐसी स्थिति में संबंध R क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात मैथमेटिकली भी हमने डेफिनेशन लिख दिया, अर्थात सभी x यानी प्रत्येक x अवयव हो A का, यानी A के प्रत्येक अवयव पर लागू होता हो। ये नहीं है कि कोई अवयव फेल हो जाए, और किस तरह से लागू होता हो? x आ जाए, क्या आ जाए? x यानी x
संबंध आर द्वारा एक्स से ही जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति में उस संबंध को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है संबंध का बराबर होना। अभी पिछले उदाहरण में भी, पिछली जब मैंने डेफिनेशन ली थी उसमें भी मैंने वही उदाहरण रखा था, बराबर होना। अभी मैंने इस परिभाषा में भी एग्जाम्पल जो मैंने चुना वही बराबर वाला चुना। क्या चुना कि संबंध बराबर स्वतुल्य संबंध है। क्यों भाई? सीधी सिंपल बात है, हर एक संख्या क्या स्वयं के बराबर नहीं होती है? कोई भी संख्या अगर हम चुनते हैं तो प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होगी। तो इससे हम स्पष्टली कह सकते हैं कि अगर संबंध बराबर है तो वह संबंध कौन सा होगा? स्वतुल्य होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। तो इस तरह से ये संबंध को हमने दिखाया स्वतुल्य संबंध है। अभी मैंने एक ना का उदाहरण लिया है। संबंध ए बड़ा है बी से। आप सोचिए, अगर ए बड़ा है बी से, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए बड़ा है बी से और जबकि स्वतुल्य क्या था? खुद का खुद से। तो आप सोचिए जरा, क्या ए से बड़ा हो सकता है? एक ही संख्या, यानी क्या हम स्वयं से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम स्वयं के बराबर तो हैं, परंतु हम स्वयं से बड़े या छोटे नहीं हो सकते। तो यहाँ यही बोला है, यदि ए बड़ा हो बी से, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बड़ा नहीं हो सकता किससे? ए से। तो इस तरह से हमने स्वतुल्य को समझने की कोशिश करी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक बार जल्दी से परिभाषा की बात करता हूं कि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध आर द्वारा स्वयं से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में हम उस संबंध को स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। उदाहरण से भी हमने समझने का प्रयास किया। ठीक, अगला तीसरा हम लेते हैं संक्रमक संबंध। कौन सा संबंध? संक्रमक संबंध यानी ट्रांसिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांसिटिव रिलेशन। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन की पहले परिभाषा पढ़ता हूं, फिर उसके बाद उसको समझाता हूं। यदि जो संबंध x और y में हो और वही y और z में हो, तब वही x और z में हो जाए तो यह संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यह है, हमने किसी समुच्चय ए के 3 अवयवों को हमने चुना। कितने लोगों को चुना? 3 लोगों को। और फिर हमने उसमें संबंध देखा, तो संबंध बनाया आर। अगर पहले का संबंध आर दूसरे से हो, पहला व्यक्ति संबंध आर द्वारा दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हो, और अगर दूसरा व्यक्ति उसी संबंध आर द्वारा तीसरे व्यक्ति से जुड़ा हो, और अगर पहला भी उसी संबंध आर द्वारा तीसरे से जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में उस संबंध को हम संक्रमक संबंध कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? एक बार फिर रिपीट करता हूं। उदाहरण, यदि x, y, z अवयव हो a के, x, y, z किसके अवयव हो? a के, और यदि x संबंध r द्वारा y से जुड़ा हो और y संबंध r द्वारा z से जुड़ा हो, x r संबंध द्वारा y से जुड़ा है, y भी उसी संबंध r द्वारा z से जुड़ा हो, तो अगर हम y को हटा दें और वही संबंध x और z में बन जाए, यानी x संबंध r द्वारा z से जुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में इस संबंध को हम संक्रमक संबंध कहते हैं। हमने एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन दिखाई। अगर x, y क्रमित युग्म हो r के अंदर और y, z भी क्रमित युग्म हो r के अंदर, यानी दो अवयव हो गए, x संबंध r द्वारा y से जुड़ा, y संबंध r द्वारा z से जुड़ा। अगर कौन उपस्थित हो जाए कि x, z और आ जाए किसके अंदर? r के अंदर, तो ऐसी स्थिति में उस संबंध को हम क्या कहते हैं? संक्रमक संबंध कहते हैं। ठीक, अपने उदाहरण के माध्यम से और हम संक्रमक संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया, यदि a छोटा हो b से, यानी यह संबंध क्या है? छोटा होना। क्या होना? छोटा होना संख्याओं में। तो मैंने बोला यदि a छोटा हो b से और b छोटा हो c से, 3 संख्या चुन ली a, b, c। अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से, आप सोच के देखिए, क्या a छोटा होगा c से? नेचुरली होगा, क्योंकि a छोटा है b से और b छोटा है c से। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन रहा? c। और सबसे छोटा कौन रहा? a। तो इसका मतलब a तो ऑटोमेटिक c से छोटा होगा। एक बात देखिए, यदि a छोटा है b से और b छोटा है c से, तब a छोटा होगा c से होगा, तब संबंध
छोटा होना कैसा होगा? संक्रमक होगा। तो इस तरह से हमने संक्रमक को समझने का प्रयास किया। एक और उदाहरण लेते हैं संक्रमक का। यदि x बराबर y हो और y बराबर z हो, यानी संबंध बराबर होना, हमने तीनों उदाहरण, तीनों जो परिभाषा पढ़ी इसमें हमने बराबर की बात तीनों में करके चले। यदि x बराबर y हो और y बराबर z हो, अब आप खुद सोचिए, जब x बराबर y और y बराबर z, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि x बराबर z होगा। यही बात लिखी है, तब x बराबर z होगा, तो संबंध कैसा होगा? संक्रमक संबंध होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किन उदाहरणों के माध्यम से हमने अपनी पहली परिभाषा सममित संबंध क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। ये तीनों जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में इन पर आधारित कोई ना कोई आपके पास एक सवाल उपस्थित हो आपके एग्जाम में। ठीक, अभी मैं एक और उदाहरण इन तीनों में कॉमन लेके चलता हूं। आपने इसमें एक कॉमन उदाहरण देखा, बराबर होना। बराबर होना यहां भी था, यानी बराबर होना सममित भी है, बराबर होना स्वतुल्य भी है और बराबर होना संक्रमक भी है। यानी इसके अंदर हमारे तीनों नियम लगते हैं। किसके अंदर? संबंध के अंदर। कौन से संबंध के अंदर? जब हमारा संबंध बराबर है, संख्याओं का बराबर होना अगर हम संबंध लेते हैं तो वो संबंध सममित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा और संक्रमक भी होगा। अभी मैं एक उदाहरण और आपको ओरली बताता हूं। जैसे हमने रेखाएं ली और रेखाओं का समांतर होना, रेखाओं का क्या होना? समांतर होना। अब आप सोच के देखिए, क्या यह सममित होगा? हाँ, यह सममित होगा। क्यों? अगर पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो निश्चित तौर पर दूसरी रेखा पहली रेखा के समांतर होगी। सममित क्या कहता था? स्थान परिवर्तित कर दो। हम कह रहे हैं पहली रेखा दूसरे के समांतर है, स्थान परिवर्तित करें, क्या दूसरी रेखा पहले के समांतर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब रेखाओं का समांतर होना कैसा होगा? सममित संबंध होगा। तो एक उदाहरण मैंने ओरली और बताया, क्या होना? रेखाओं का समांतर होना। कैसा संबंध है? सममित संबंध है। अगर हम स्वतुल्य में जांच करें तो हाँ, प्रत्येक रेखा स्वयं के भी पैरेलल होती है। अगर हम मिरर के सामने उस रेखा को ले जाएं तो आप देखेंगे कि जो रेखा होगी ओरिजिनल, वो मिरर में देखने पर कैसी दिखाई देगी? पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक रेखा उसी जैसी बनी होगी। तो इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक रेखा स्वयं के भी समांतर होती है। तो इस तरह से ये कौन सा भी होगा? स्वतुल्य भी होगा। अब संक्रमक में बात करें तो संक्रमक संबंध लगता है, नहीं लगता? हमने तीन रेखाएं चुनी, पहली रेखा दूसरे के समांतर है और दूसरी रेखा तीसरी के समांतर है। अब आप सोचिए, पहली रेखा दूसरे के समांतर, दूसरी रेखा तीसरे के समांतर। अगर हम बीच वाली रेखा हटा दें दूसरी, तो क्या पहली रेखा तीसरे के समांतर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। प्रैक्टिकली आप चाहें अपनी कॉपी पर जो लाइन बनी होती है उनके बारे में सोचकर देख सकते हैं। पहली रेखा दूसरे के समांतर और दूसरी रेखा तीसरे के समांतर। अगर हम बीच वाली को हटाते हैं तो स्पष्टली दिखाई देगा कि पहली रेखा तीसरे के समांतर है। तो इस तरह से यह संबंध, रेखाओं का समांतर होना, कौन सा संबंध हो गया? अपना सममित भी हुआ, संक्रमक भी हुआ और स्वतुल्य भी हुआ। जो बात मैंने बोली है उसी को आप रिटन करके भी लिख के दिखा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिया रेखाओं का लंबवत होना। रेखाओं का लंबवत होना, क्या रेखाओं का लंबवत होना इन तीनों संबंधों को संतुष्ट करता है या नहीं? तो देखते हैं जरा। जैसे हमने पहले बात करी सममित संबंध की। किस संबंध की? सममित। तो दो रेखाएं ली, पहली रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है। जैसे चित्र बनाता हूं मैं, पहली रेखा ये रही और दूसरी रेखा ये रही। अगर पहली रेखा दूसरे के लंबवत है, इनके स्थान परिवर्तित कर दें तो साफ स्पष्टली दिखाई देगा कि जब पहली रेखा दूसरे के लंबवत है तो दूसरी भी पहले के लंबवत होगी, क्योंकि उनके बीच का कोण तो 90 डिग्री ही रहेगा। पहली रेखा दूसरी रेखा से 90 का कोण बनाती है तो हम दूसरे स्तर से बोल सकते हैं दूसरी रेखा पहले रेखा से 90 का कोण बनाती है। तो स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं स्थान परिवर्तित करने पर लंबवत होंगी। तो इसका मतलब संबंध रेखाओं के बीच का लंबवत होना, रेखाओं का लंबवत होना कैसा संबंध होगा? आपका सममित संबंध होगा, यानी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अभी हम बात करते हैं स्वतुल्य है या नहीं। तो देखते हैं, क्या आप सोचिए, क्या कोई रेखा स्वयं के लंबवत हो सकती है? नहीं हो सकती। आप किसी भी एंगल पर कैसे भी सोच लें, विचार कर लें,
मिरर में रख लें, आप देखेंगे कि रेखा पैरेलल तो हो सकती है स्वयं के, पर लंबवत नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारा संबंध सौतुल्य संबंध नहीं है। कौन सा? रेखाओं का लंबवत होना। अभी हम बात करते हैं संक्रमक संबंध। क्या रेखाओं का लंबवत होना संक्रमक संबंध है? तो हमने 3 रेखाएं चुनी। कितनी रेखाएं? 3। पहली रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है। पहली रेखा दूसरी रेखा के क्या है? लंबवत है। अभी मैं बात करता हूं, दूसरी रेखा ये रही और एक ये तीसरी ले लेता हूं। देखिए ये दूसरी रेखा तीसरी रेखा के लंबवत है। दूसरी रेखा तीसरी रेखा के लंबवत है। अब आप खुद सोचिए, पहली रेखा दूसरी के लंबवत और दूसरी रेखा तीसरी के लंबवत। अब आप जरा सोच के बताइए, क्या पहली रेखा तीसरी के लंबवत होगी? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम कंफर्म नहीं कह सकते। यानी पहली रेखा दूसरी के लंबवत है और दूसरी रेखा तीसरी के लंबवत है। अगर हम दूसरी रेखा को हटाकर सोचें, विचार करें पहली और तीसरी रेखा पर, आप चित्र के माध्यम से भी अपनी बुक पर समझ सकते हैं। पहली रेखा ओरली में आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे मैं कहना चाह रहा हूं। अगर पहली रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है, पहली रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है, तो और दूसरी रेखा तीसरी रेखा के लंबवत है। देखिए दूसरी रेखा तीसरी रेखा के लंबवत है। अब आप देखिए, क्या पहली और तीसरी लंबवत है? नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि यह संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। देखिए आप फिर से समझ लीजिए, पहली रेखा दूसरे के लंबवत और दूसरी रेखा तीसरे के लंबवत। क्या पहली और तीसरी लंबवत है? नहीं है। तो यह स्पष्ट भी देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, और हम लिख के भी दिखा सकते हैं कि पहली रेखा दूसरे के लंबवत है, दूसरी रेखा तीसरे के लंबवत है, लेकिन पहली रेखा तीसरे के लंबवत नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध रेखाओं का लंबवत होना संक्रमक संबंध नहीं है। तो इस तरह से आज मैंने द्वि-आधारी संबंध क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उन पर मैंने चर्चा करी। अभी द्वि-आधारी संबंध के कुछ और भी प्रकार हैं, उन पर हम चर्चा अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में मैंने आपको द्वि-आधारी संबंध क्या है, सममित संबंध क्या है, संक्रमक संबंध क्या है और स्वतुल्य संबंध क्या है, इन पर उदाहरण के माध्यम से चर्चा करी। ठीक, अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।